हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा कौन सा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या लिखा है यहाँ पर? भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिख रखी है। राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए तो मैं करवा चुका हूँ। कल मैंने एंड में क्या बोला था? पटवार और रीट में थोड़ा डीपली आता, और वही पढ़ा रहा हूँ आज। यदि चर्चा की जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो लिखा क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। एक लाइन तो मेरे भाई ये ध्यान रखनी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, फिर याद रखना है क्या लिखा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। बाद में याद रखना है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। क्या लिखा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये क्या है मेरे भाई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। मैंने इतना लिखा क्यों है? इसमें याद क्या करना? आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, और एग्जामिनर यदि प्रश्न बनाता है तो यहीं से बनाता है। बात की जाए यदि प्रश्नों की, तो मेरे भाई एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब की बार एग्जाम हुई पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड की। ये क्या दे रखा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने नाम दे रखे हैं? 1, 2, 3, 4 तथा 5 नाम कितने दिए हैं अगले ने? विचार दिया है, अभिव्यक्ति दिया है, विश्वास दिया, धर्म दिया और उपासना दिया। और आगे क्या दे रखा है? स्वतंत्रता दे रखी है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है मेरे भाई? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। मैंने बात क्या की? अब की बार पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड में जो सेकंड पारी का फर्स्ट पेपर था, उसमें मेरे भाई प्रश्न तो यही पूछा गया, लेकिन अगले ने दिया क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो मेरे भाई किस किस का है? विचार का है, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का और उपासना का। इसके अलावा और कोई नाम दिया जाए, उस स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया गया। इसके बाद में चर्चा की जाए, ऊपर क्या लिखा है? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यदि इस लाइन में प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो याद रखना, सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बाद में समाजवादी, बाद में पंथ निरपेक्ष, बाद में लोकतंत्रात्मक गणराज्य दे रखा है। इसके बाद में चर्चा की जाए, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें मेरे भाई जो समता दी गई है, समानता दी गई है, वो कितने प्रकार की है? 2 है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया। समानता कितने प्रकार की दी गई है? 2 प्रकार की दी गई है। इसके बाद में प्रश्न एक और बता रहा हूं, यहां पर क्या लिखा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और बात की जाए यहां पर, जैसे मैं प्रश्न ही बना के लिख देता हूं, बोल रहा हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
किस न्याय का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं है? क्या बोला? प्रश्न बोला। ऑप्शन दिया जाए तो मेरे भाई सामाजिक, दूसरा दिया जाए आर्थिक, तीसरा दिया जाए राजनीतिक और चौथा दिया जाए क्या? धार्मिक। मेरे भाई यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो लैंग्वेज यही होगी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय का उल्लेख नहीं है। पढ़ा चुका हूँ, तीन ही है, सामाजिक दे रखी है, आर्थिक दे रखी है, राजनीतिक दे रखी है। किसका नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं करती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मिलता है। इसके बाद में चर्चा की जाए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय है बल्कि राजनीतिक न्याय नहीं है। राजनीतिक न्याय दिया गया बल्कि राजनीतिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया। दोनों शब्दों में अंतर रखना है, राजनीतिक का उल्लेख है, राजनीतिक का नहीं है। इसके बाद में चर्चा की जाए, यहां पर क्या लिखा है? अब की बार एग्जाम हुई राजस्थान पुलिस एसआई की और उसमें मेरे भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया और मैं यहां पर लिख रहा हूं वो का वो प्रश्न। आपको कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर बताना है। क्या बोल रहा हूं? राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा गया और प्रश्न क्या था? प्रश्न की लैंग्वेज थी प्रस्तावना में दिए गए, प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? और मेरे भाई पटवार वाले और रीट वाले इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें, जहां तक हो सके स्क्रीनशॉट भी ले लिया जाए। अगले ने ऑप्शन में क्या दिया? ऑप्शन में दिया स्वतंत्रता, ऑप्शन में दिया समता, ऑप्शन में दिया बंधुता। व न्याय। इसके बाद में अगले ने दूसरा ऑप्शन दिया न्याय, समता, स्वतंत्रता, व बंधुता। तीसरे ऑप्शन में दिया गया न्याय, स्वतंत्रता, समता, व बंधुता। चौथा ऑप्शन लिख रहा हूं स्वतंत्रता, न्याय, समता, व बंधुता। जो आजकल एग्जाम का पैटर्न है वही समझा रहा हूं।
उत्तर नहीं बता रहा, क्या बोल रहा हूँ, प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या है। पहले में स्वतंत्रता, समता, बंधुता व न्याय। दूसरा दिया है न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। बाद में तीसरे में दिया है न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता। और बाद में चौथे में दिया स्वतंत्रता, न्याय, समता व बंधुता। बोल क्या रहा हूँ, ये अब की बार राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा गया और बात इसी की हो रही है कि प्रश्नों की लैंग्वेज होती है तो यही होती है। इसके बाद में क्या लिखा है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया जाता है। 3 शब्द दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया जाता है। इसमें भी हमें वही चीज़ याद रखनी है कि अंगीकृत पहले है, अधिनियमित बाद में है और आत्मार्पित उसके बाद में है। तो क्या हुआ, ये तो प्रश्नों का क्रम हुआ और प्रश्न यही पूछे जाते हैं। इसके बाद में चर्चा की जाए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान लागू होने की तिथि कौन सी अंगीकृत की गई है, 26 नवंबर 1949 की गई है। तो प्रस्तावना में डेट दे रखी है 26 नवंबर 1949, यानी इस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। लेकिन यदि प्रश्न ये पूछा जाए, जो बता चुका हूं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, ये प्रावधान हमें भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मिलता है, यानी भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जहां पर यह लिखा गया है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को तो अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया जाता है। ये बात तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी है, लेकिन भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है, ये कहाँ पर लिखा गया है। तो अफा बखियागरा ना कोई चीज़ नीचे मेल दें जहाँ क्यों अबा मेल ली हो जाए, यानी भारतीय संविधान में पूरे आर्टिकल कितने, 395 है, लास्ट वाला कितना 395। यदि इसमें लिख दिया जाए तो ये भैया रगड़ का लागता ना मिट जा तो यो, ठीक है ना। तो यूँ पैलडो है ना, यूँ पैलडो कौन सो 395 भैया, पहला 394 आवा। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया जाता है। ये बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 394 में दी गई है। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक मैंने क्या बताया, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 2 प्रकार की समता दी गई है और मेरे भाई 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। इसके बाद में चर्चा की जाए, 2 चीज़ें और पढ़ा देता हूँ। एक तो लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, एक तो लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और एक लिखा है स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। ये दोनों क्या है, भारतीय संविधान में 2 नारे दिए गए हैं। यदि बात की जाए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, तो ये तो मेरे भाई संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रांति का नारा है। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा भारत ने कहाँ से ग्रहण की थी मेरे भाई, की जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की जाती है। इसके बाद में पूछा जाए स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का नारा भारतीय संविधान सभा ने कहाँ से लिया था मेरे भाई, लिया जाता फ्रांस की क्रांति से लिया जाता। इसके बाद में चर्चा की जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो मेरे भाई एकदम अच्छी तरह से पटवार और रीट वाले याद रखें कि क्रम पूछा जाता है या स्वतंत्रता कितने प्रकार की है या न्याय कितने प्रकार की है, अच्छी तरह याद रखना है। इसके बाद में प्रस्तावना में आगे चर्चा कर रहा हूँ। बात की जाए यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, तो कल हमने चर्चा की थी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े जाते हैं, और कल बता भी दिया था पंथ निरपेक्षता का उल्लेख है, धर्म निरपेक्षता का उल्लेख नहीं। इसके बाद में चर्चा की जाए
जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका मेरे भाई पहला वाक्य है, नाम लिखा है हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य क्या दिया गया है? हम भारत के लोग। यदि पूछा जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य भारतीय संविधान सभा ने कहां से लिया था, कहां से ग्रहण किया जाता है? प्रश्न पूछ लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। यदि शब्द इस वाक्य की बात की जाए तो सबसे पहले इस वाक्य का प्रयोग तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में किया जाता है। सबसे पहले बता रहा हूं, भारत ने नहीं लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में इस वाक्य का प्रयोग किया जाता सबसे पहले कि हम अमेरिका के लोग। इसके बाद में इसी वाक्य को क्या लिखा है? UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इस्तेमाल किया जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए यह वाक्य भारत ने कहां से लिया, तो मेरे भाई करना है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया जाता है। जब ऑप्शन में UNO नहीं मिले और सभी देश ही देश दे दिए जाएं, तो मेरे भाई करना है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यह मेरे भाई पहला वाक्य ग्रहण किया जाता है। इसके बाद में चर्चा की जाए कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत यानी इंडिया शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया, यानी जो हमने अभी अभी प्रस्तावना लिखी थी उसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो मेरे भाई यदि ये पूछा जाए तो क्या है? एक तो ये लिखा है हम भारत के लोग, फिर नीचे एक लाइन लिखी थी उसमें लिखा था भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारत शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 बार किया जा चुका है। इसके बाद में चर्चा की जाए कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो शक्ति किसे प्रदान करती है, तो मेरे भाई करती है भारतीय जनता को ये शक्ति प्रदान की जाती है। इसके बाद में चर्चा की जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ क्या होता है। पहले तो ये लिखा है प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ क्या होता है। एक तो हमें क्या लिखा? सामाजिक लिखा था, एक लिखा था आर्थिक लिखा था, और एक लिखा था राजनीतिक लिखा था। क्या लिखा था? राजनीतिक लिखा था। और ये तीनों ही क्या है? भारतीय नागरिकों को क्या है? न्याय है। यानी भारतीय संविधान प्रावधान करता है चाहे किसी भी कैंडिडेट का समाज में पद तथा उसकी प्रतिष्ठा कुछ भी हो, सभी को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध होगी। सामाजिक का अर्थ कि समाज में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, समाज में उसकी स्थिति जो कुछ भी है, चाहे वो समाज में एक क्या है निचले दर्जे का है, चाहे वो ऊंचा है, चाहे ये माना जाए चाहे तो वो गवर्नमेंट कर्मचारी है, चाहे वो नौकर है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति क्यों ना है, सामाजिक आधार पे किसी कैंडिडेट के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद में चर्चा की जाए आर्थिक, यानी कोई भी कैंडिडेट कितना भी कमा सकता, उसके आधार पे भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। कौन कहता है? संविधान कहता है। और राजनीतिक का मतलब भारत के सभी कैंडिडेटों को सभी राजनीतिक पदों पर पहुंचने का समान अधिकार होगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
इसके बाद में क्या लिखा है मेरे भाई, एक शब्द लिखा है गणराज्य लिखा है। और मेरे भाई पहले पूछा जाता था कि गणराज्य होता क्या। आजकल तो इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन बात की जाए गणराज्य की तो मेरे भाई सीधा सीधा बता देता हूं, गणराज्य वो होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वहां की जनता के द्वारा यदि निर्वाचित है, क्या है, वहां का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित है तो वो राष्ट्र क्या होगा, गणराज्य होगा। निर्वाचित चाहे वो मेरे भाई प्रत्यक्ष रूप से हो और चाहे मेरे भाई अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन है क्या, वो निर्वाचित है। कौन, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष, तो वो क्या होगा, गणराज्य होगा। और जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित नहीं, वंशानुगत होता है, उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रतंत्र कहा जाता है। तो भारत में क्या है, गणराज्य। मैंने क्या बोला, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, और भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है मेरे भाई, दो नाम लिख रहा हूं, एक तो प्रधानमंत्री लिखा है और एक राष्ट्रपति लिखा है। रीट वाले पटवार वाले तो थोड़े समझदार होते हैं, उनको तो पता होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस वाले बेचारे अभी अभी आए हैं नहीं। एक तो राष्ट्राध्यक्ष लिखा है, ये पूछ रहा हूं राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है, ज्यादा ही कंफ्यूज और कर देता हूं। यहां तो मैंने राष्ट्राध्यक्ष लिखा है, एक नाम और लिख देता हूं, शासनाध्यक्ष भी लिख दिया। कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष किसे कहा जाता है और भारत में शासनाध्यक्ष किसे कहा जाता है। हमने क्या बोला, निर्वाचित होता है। कौन, राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष तो मेरे भाई राष्ट्रपति को कहा जाता है, और भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। वो कैसे होता है, कैसे नहीं होता, कहाँ से किया जाता है, ये मैं राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जब इसका आर्टिकल 54 पढ़ाऊंगा, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 में दिया गया। हमें यहाँ पर इतना ही याद रखना सिर्फ कि राष्ट्राध्यक्ष यानी भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इस कारण भारत क्या है, गणराज्य है। यहाँ पर शासनाध्यक्ष लिख दिया, शासनाध्यक्ष भारत में प्रधानमंत्री को कहा जाता है। इसके बाद में आगे चर्चा की जाए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की दूसरी लाइन में दिया गया है, भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लोकतांत्रिक, और आगे गणराज्य लिखा, वो गणराज्य तो मैं समझा चुका हूं। और एक लिखा है समाजवादी। ये चार नाम है, ये और बता देता हूं, इसके बाद में मेरी प्रस्तावना का एंड करता हूं। क्या है, क्या लिखा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी संपूर्ण यानी पूरा, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व का अर्थ क्या होता कि भारत है वो किसी दूसरी शक्ति के अधीन नहीं है, चाहे तो अपने आंतरिक मामले चाहे अपने बाहरी मामले, यानी खुद के अंदर कुछ काम करना हो, किसी राष्ट्र के साथ संधि या समझौता करना हो, किसी दूसरी शक्ति के अधीन नहीं है। यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत में अंतिम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। वो किस राष्ट्र के साथ संधि करेगा, किसके साथ समझौता करेगा, किसके साथ रिश्ते रखेगा, पूर्ण रूप से संप्रभु है। संप्रभु का अर्थ होता है निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति, और वो भारत में राष्ट्रपति के पास पाई जाती है। किसी का दबाव नहीं है,
भारत अपने आप में संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न है। इसके बाद में लिखा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? भारत के नीचे से नीचा जो कैंडिडेट है उसको भी किसी भी पद पर पहुंचने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जनता का शासन है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, तो सभी को सम्मान रूप दिया गया। इसके बाद में लिखा समाजवादी, और इसकी चर्चा कर चुके हैं। समाजवादी भारतीय संविधान में नहीं था, इंदिरा गांधी ने जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और समाजवाद का अर्थ क्या था कि भारत में जो गरीबी और अमीरी की खाई है उसको मेटा जाए, यानी आर्थिक आधार पे सभी कैंडिडेटों को एक किया जाए। जो गरीबी और अमीरी की खाई है वो नहीं होनी चाहिए। ये क्या है मेरे भाई? समाजवाद के तहत सरकार भी गरीब लोगों को क्या करती है? आर्थिक सहायता देती है कि उनका स्तर भी बढ़ाया जाए। और मैं बता चुका हूँ, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया जाता है और क्या समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाता है भारतीय सरकार द्वारा। इसके बाद में चर्चा की जाए जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके कोटेशन कल बता चुका हूँ। एक कोटेशन और बचता, वो आज बता रहा हूँ। पूछा जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? इसमें पे आ रहा है और जो ऑप्शन मिलेगा उसमें भी पे ही आएगा। एम पालकीवाला ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। अब कल मैंने 4 लाइन बोली थी, याद कैसे रखना है? मैंने क्या बोला था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द एक चित्र है जो कहानी कहता तपस्या, त्याग और बलिदान की। बस इतना याद रखना, तपस्या, त्याग और बलिदान की भारत में बात कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस कहता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये बात सुभाष कश्यप ने कही थी। इसके बाद में मैंने क्या बोला था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दीर्घकालीन यानी बड़ा, और ऑप्शन में सबसे बड़ा नाम मिलेगा वही आंसर करना है। और सबसे बड़ा नाम अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इससे बड़ा तो नहीं मिलेगा। इसके बाद में हमने चर्चा और की थी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? मेरे भाई KM मुंशी ने कहा था। और अभी तक राजस्थान पुलिस में तो यही कोटेशन पूछा गया है, काफ़ी बार पूछ लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? यानी राजनीतिक का मतलब भारत में राजनीति यानी राजस्थान में राजनीति की बात करने वाला यही कैंडिडेट था, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में किया जाता और पहला एकीकरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया, वो भी इसी कैंडिडेट की सिफारिश पर रखा जाता है। तो इन्होंने कहा था भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। एक प्रश्न और बता के जाता हूँ, फिर मेरे इस क्लास का एंड करता हूँ। पूछा जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? किसको बोल रहा हूँ? प्रस्तावना को बोल रहा हूँ। और राजस्थान पुलिस में क्या पूछा जाता है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? यदि आर्टिकल 32 पूछा जाए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ क्या बोल रहा हूँ? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? बात क्या, प्रस्तावना होती क्या है? अरे भाई थान बताओ नहीं प्रस्तावना होगा कहीं कि पहली चोट जो चीज़ हो ना भाई प्रस्तावना हुआ। और आप फन भी कोई यहाँ पहली चोट यहाँ घराऊ निकला या कट्ठे भी यहाँ क्यों दिखा हुआ है? क्या आत्मा लिखा है? आपने भी आत्मा खुश कर दो यहाँ वो एक रख दो ही ये। और अब तो यहाँ लॉकडाउन लाग रहे, अब तो देखने को मौका ही नहीं मिल रहा है। अरे मतलब क्या है, यहाँ मत सोचो कि थारे उनसे कई दिक्कत होगी। आत्मा खुश कब होती है? जब तक मेरे भाई ये नहीं बजती है ना तब तक खुश नहीं होती है।
तेरी पायल की झंकार से उठ गया मेरा दिल। पायल बजती है तो बहुत खुश होती है। यानी मेरा मतलब क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? मेरे भाई एम.वी. पायली ने कहा था। आत्मा कहने वाला एम.वी. पायली था। कहीं कहीं गाइडों में आता है ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। तो मेरे भाई जब ये कैंडिडेट ऑप्शन में है तो यही करना है, एम.वी. पायली ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये नहीं आता तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, क्योंकि डी.डी. बसु की बुक में दे रखा है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है। जब ये नहीं आए तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। मेरे भाई आज की क्लास का यही एंड करता हूँ। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक।